अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था और अच्छे बच्चों ने कर भी लिया होगा। और अगर ये कह रहे हैं कि हुआ ही नहीं तो आपने मेहनत कोशिश नहीं की। हाँ जी, सवाल डन। और नहीं नहीं हुआ, नहीं यार, चले जिनसे नहीं हुआ वो भी और जिनसे हो गया वो भी सामने डिस्कस करता हूं। सवाल की रिक्वायरमेंट को पढ़ के ना सवाल प्लान करना बड़ा जरूरी है। जैसे अगर आपने कहीं बल्कि कहीं का अगर आपने इस सेशन में तो नहीं, वैसे ईद पे घर जाना है तो उसके लिए पूरी प्लानिंग है कि टिकट कब पता करनी है, निकलना कब है और फिर वहां पहुंचने का टाइम, ये सारा प्लान है ना, क्योंकि एंड पता है पहुंचना कहाँ है। तो सवाल की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो है एंड। एंड पता होगा तो प्लानिंग फिर उसके हिसाब से आसान होगी। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो सवाल में जो कुछ है उसको देख के परेशान होते रहेंगे कि इसका क्या कर रहा है। जैसे एक छोटी सी मिसाल, एक टूल बॉक्स है, उसमें हथौड़ी, कीलें, रेंच, प्लास सब कुछ पड़ा हुआ है। अब आपको टूल बॉक्स दिया है, अब कहीं इसका करना क्या है, आपको कहा है वो घड़ी दीवार पे लगा दी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे कील और हथौड़ी चाहिए। तो जो जहां पहुंचना है वो पता होगा ना तो सवाल के डाटा का यूज भी समझ आएगा। तो इसलिए सवाल करने का तरीका ये है कि पहले सवाल पढ़ना चाहिए ताकि पता चल जाए सवाल में क्या है, ध्यान से आंखें खोल के। फिर रिक्वायरमेंट पे गौर करना चाहिए। रिक्वायरमेंट है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका मतलब है फिनिश गुड्स है, तभी कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो ट्रेडिंग बिजनेस है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कैसे पता चल रहा है? ट्यूसडे मैन्युफैक्चरर्स, और आपको डाटा भी सारा ये प्रोडक्शन से रिलेटेड दिया हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछी है। सवाल में डेट्स है कहीं, परपेचुअल लग सकता है तो पीरियोडिक ही है। फाइफो है, एफओ है, फाइफो है। अब सवाल की प्लानिंग ये हो रही है कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए तो उसके लिए ओपनिंग फिनिश गुड्स चाहिए होंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए होगा, अगर कोई और आउट्स हैं तो उनकी कॉस्ट चाहिए होगी और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए होगा। ये सवाल की प्लानिंग है कि हमें जो चाहिए उसके लिए इन चीजों की जरूरत है। अब हमने ये चीजें सवाल में ढूंढनी है। एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ के सवाल प्लान करना है कि इसके लिए चाहिए क्या क्या। जो जो चाहिए वो एक एक करके ढूंढ लेते हैं। ओपनिंग फिनिश गुड्स सवाल में दी हुई है, कहा पॉइंट 1, 1 जून 2023 को स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1350 यूनिट से इतने रुपए का है, तो ओपनिंग फिनिश गुड्स आ गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, टेबल में लंबी लिस्ट है खर्चों की, वो निकालनी पड़ेगी। माइनस कोई गुड्स लॉस, ड्राइंग्स, कोई आग में जला दिया, कोई पानी ले गया, कोई कुछ भी नहीं है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो इसका मतलब है अब हमें ये तो गिवन है, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। ये सवाल की प्लानिंग है। तो अब अगली तलाश इसको सॉल्व करते हैं, ये अवेलेबल है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर फाइनली हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी। तो ऐसे सवाल की प्लानिंग होती है। ये मैं आपको इलस्ट्रेशन 7 करवा रहा हूं। अच्छा, कॉस्ट में या तो कोई खास स्टेटमेंट मांगी हो ना, जैसे कभी कभार सवालों में इनकम स्टेटमेंट मांगी होगी तो फिर तो एक फॉर्मेट है, या अगर एंट्रीज मांगी है तो फिर एंट्रीज को भी तमीज से डेबिट क्रेडिट लिखना होता है। लेकिन अगर सवाल बस वैसे ही कैलकुलेट करने का है तो उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, बस तमीज के साथ सॉल्व किया हो कि जिसने सॉल्व किया है उसको भी पता चले मैं क्या कर रहा हूं, और जो पेपर मार्क करने वाला है उसको भी आपको फोन करके ना पूछना पड़ेगा क्या किया है, उसको भी समझ आ जाए। बस ये प्रेजेंटेशन है। तो हमें एंड पता है कि हम यहां तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हमें इन चीजों की तलाश करनी है। तो अब ये एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हेडिंग दे लेते हैं हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने लगे। क्या क्या है जी सवाल में? डायरेक्ट लेबर, ठीक है, थोड़ी और तमीज हो जाएगी अगर ऊपर हम मटेरियल लिख लेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किधर है? नहीं है, तो ये भी निकालनी सीखी थी कल। कैसे? ओपनिंग रॉ मटेरियल वो किधर है? पॉइंट 1 के अंदर आ रहा है, कितना? अच्छा, ये रुपीज इन थाउजेंड ही कर लेते हैं, 1000 जी। ओपनिंग कितना आ रहा है? 1490। और इसमें हमने ऐड करना है क्या? परचेजेस, वो किधर है?
वो टेबल में आ रही हैं 3845। और कोई मटेरियल कोई चोर ले गया, कोई आग में फेंक दिया, कोई पानी ले गया, कोई ओनर ले गया, नहीं, तो कॉस्ट ऑफ अदर आउट्स कोई नहीं है। और माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल वो किधर है, पॉइंट नंबर 4 के अंदर, तो -970 43। ये हो गई डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये टेबल में दी हुई है 2075। FOH लंबी लिस्ट है तो हम भी लिस्ट ही लिख लेते हैं, क्या इतना सारा कुछ ब्रैकेट में डालें। फिर टेबल शुरू से चलाएं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं, वो तो लेबर है। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी 380। आगे फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी 247। आगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट किधर गई, वो फैक्ट्री का खर्चा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है गुड्स बेचने का खर्चा, तो वो तो ऑफिस के खर्चों में चला गया, हम तो फैक्ट्री के खर्चे ले रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आएगा। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, सेलिंग कॉस्ट वो फैक्ट्री का नहीं, वो तो ऑफिस का खर्चा है। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये आएंगे, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये भी ऑफिस का खर्चा है, तो हम तो सिर्फ फैक्ट्री के खर्चे ले रहे हैं। क्या है इसके बाद, इनडायरेक्ट लेबर 848, इनडायरेक्ट मटेरियल 345, अदर FOH 580 जी 2400। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है 208। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं 90। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, जिनसे एफर्ट के बाद भी नहीं हुआ। अब बताएं इसमें क्या गलती है और क्या नया सीखा या अच्छा। अगली चीज हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स सवाल में कहाँ है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 गुड्स प्रोड्यूस्ड आ गए, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5। 1500 फिनिश गुड्स अवेलेबल है इन स्टॉक क्लोजिंग, तो लेकिन इनके रुपए किधर हैं, तो वो फिर FIFO मेथड से निकालने पड़ेंगे। और ये कल हुई थी बात कि जरूरी नहीं आपको कोई 15-20 ट्रांजेक्शन बताई हो, ओपनिंग पता है और इस महीने का पता है, ये दो भी बहुत है FIFO लगाने के लिए। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स कितने हैं 1500। FIFO लगाने के लिए हमें यूनिट्स और उनके रेट्स पता होने चाहिए। तो हमें पूरे महीने में क्या क्या अवेलेबल थे, ओपनिंग कितने अवेलेबल थे 1350, कितने रेट वाले 61640, और परचेज जो हमने इस महीने में बनाए कितने 5200, कितने का एक, क्या करें 904800 डिवाइडेड बाय 5200 1740। तो FIFO है तो ये 1500 इनमें से है, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बन गई 1500 यूनिट्स ये वाले 2610। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए हमारी चीजें हो गई पूरी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग 1350 इंटू 1640 वाले प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग 8652। ये थी सवाल की रिक्वायरमेंट की। आप बताएं इसमें क्या ऐसी मुश्किल है जो खुद कोशिश करते हुए नहीं पिक कर सके। हाँ जी, सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि आप ये सोच रहे थे कि करना कैसे, और करना कैसे कभी सवाल को मैं चेंज कर लेता हूँ, शुरू कहाँ से करना। तो
सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें, उसको प्लान करें, फिर देखें उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, जो सामान चाहिए एक एक करके चुना, कैलकुलेट करना शुरू कर दें। ये सवाल करने का तरीका होता है। इसमें बताएं क्या पूछना। अच्छा, और सवाल कराता हूं उससे पहले ना एक फैक्ट्री के खर्चों की थोड़ी डिस्कशन करता हूं। आपने बेटे पूछना कुछ? अच्छा, अगले कुछ चैप्टर्स में ना इसको फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगा। एक तो खैर इससे अगले चैप्टर में ही जाके मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट बताऊंगा। अभी आपको ये नहीं मुझे वीडियो समझ आ रहे होंगे, तो इसलिए अभी बस ऐसे ही लिखने, जब अगले चैप्टर में सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फर्क बताऊंगा तो समझ आएगा ये क्या लिखा था। बस एक फ्लो बताया है कि मटेरियल खरीद के रॉ मटेरियल के स्टोर में आता है, फिर वो मटेरियल वहां से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स इसलिए कह रहा हूं कि अगर कपड़े से गारमेंट्स बनने हैं तो एक मशीन में कपड़ा डालेंगे तो अगले शर्ट बन के बाहर आ जाएगी। कोई एक हॉल होगा जहां पर कटिंग होती होगी, फिर वहां से अगले हॉल में स्टिचिंग होती होगी, फिर उसमें बटन लगते होंगे, फिर उसमें कुछ जेबें लगती होंगी, फिर इस्त्री होती होगी, फिर पैक, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट से गुजर के प्रोडक्ट बनता होगा, उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कहते हैं। फैक्ट्री में और डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बन गई गुड्स, वो बन के फिनिश गुड्स के स्टोर में चली गई। हो सकता है वही हमारा शोरूम है, नहीं तो हो सकता है कहीं और शोरूम हो, वो गुड्स वहां चली गई, फिर आगे से सेल हो गई। जब हम खर्चे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने इनकी कैलकुलेशन के लिए, ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच की कैलकुलेशन के लिए फैक्ट्री इसको समझना है। ये फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है जी। जब आप एफओएच कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये सामने रखिएगा कि ये फैक्ट्री, ये नहीं है। क्या मतलब हुआ ये बताने, क्यों बता रहा हूं मैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स में यहां का रेंट नहीं शामिल कर लेना, क्योंकि फैक्ट्री से बाहर की चीज है। यहां के लोगों की सैलरीज, ये फैक्ट्री ओवरहेड नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड है जो इस चार दीवारी के अंदर है। रॉ मटेरियल के स्टोर के खर्चे वो हैं एफओएच के अंदर, क्योंकि ये फैक्ट्री का हिस्सा है।
तो फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करते हुए ये बाउंड्री याद रखनी है आप। ये ड्रॉ तो कर ही रहे हैं, लेकिन फिर ये ड्रॉ करने के बाद लिखना भी कि एफओएच, ये जो फैक्ट्री की दीवार सर ने बनाई है, यहां के खर्चे एफओएच में आने, ये नीले नीले खर्चे एफओएच में नहीं आने, ये एडमिन सेलिंग खर्चे हैं। जी क्या जी? हाँ, क्या मतलब एक्सपेंस में आता है? हाँ, नहीं तो और क्या होगा? एक्सपेंस है, हाँ। ये नोटेड, लेकिन ये जो इसलिए बताया वो वजह भी लिखिए ना कि जब एफओएच कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इस चार दीवारी के अंदर अंदर रहना है। चलें एक सवाल करते हैं और एक होमवर्क देता हूँ, फिर कॉस्ट बहुत है, फिर मैं एनआरवी पे आऊंगा। आप पढ़ लीजिए इलस्ट्रेशन 8। इलस्ट्रेशन 8 का है पढ़ने को, आपने ऊंची ऊंची बातें पढ़ना शुरू कर दिया। इलस्ट्रेशन 8 पढ़ ले, मैं करता हूँ।
जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ सेल होती है जो चीजें बिकी वो हमें कितने की कॉस्ट की है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यही है। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 8 मेरा ख्याल है कि आप पढ़ रहे होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ये तो एडमिन मैंने आपको पहली क्लास में ना, दूसरी क्लास में ये ऑफिस के कुछ नाम बताए थे, एडमिन, सेल्स, आईटी, ये सब ऑफिस के खर्चे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब ऑफिस के खर्चे होते हैं, फैक्ट्री में नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ जी, पढ़ लें तो करूं। क्या रिक्वायरमेंट है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है क्या बेचते हैं कुकिंग ऑयल। तो झोलियां भर भर के बेचते होंगे कि पैकिंग में बेचते होंगे? पैकिंग में ना, वो 1 लीटर का पैक, 3 लीटर का। तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो प्रोडक्ट का हिस्सा बनता है। डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन रहा है। तो डायरेक्ट मटेरियल ये रॉ मटेरियल भी है और पैकिंग मटेरियल भी। ये 1-1 लीटर के पाउच हैं, अगर 5 लीटर की बोतल है तो वो पैकिंग प्रोडक्ट का हिस्सा है। ऑयल बेच रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट का हिस्सा है, तो इसलिए रॉ मटेरियल जो लिखा है ये भी डायरेक्ट मटेरियल है और जो पैकिंग मटेरियल है ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। ये मैं आपको हमेशा की बात नहीं बता रहा कि सर ने कहा था पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल होता है, प्रोडक्ट को देख के कह रहा हूं। कुकिंग ऑयल बेचते हैं तो इसलिए ये पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालनी है तो उसमें प्लानिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, सारे खर्चों को लिस्ट डाउन कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड रुपीज थाउजेंड। जिस तरह का डाटा दिया होता है ना उससे इस तरह का रखेंगे तो आसान होता है मैनेज करना। रुपीज एंड थाउजेंड है तो मैंने भी रुपीज एंड थाउजेंड चला लिया। अच्छा, देखिए मैंने पिछले सवाल में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ब्रैकेट में ही कर दी थी, वो भी ठीक है। अब एक और शक्ल दिखा देता हूँ, ब्रैकेट में करने की बजाय अलग अलग लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये क्या कैसे बनती है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो कैसे निकालें? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस मटेरियल इशू के अलावा कोई आउट है तो माइनस क्लोजिंग। तो देख लें क्या क्या पता है। ओपनिंग पता है जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल 5000 एक है और 700 एक। पैकिंग मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल ही है ना, तो जो ओपनिंग उनका रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया 5700। एक कॉलम में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले पिछले सवाल में FOH इधर लिखा था, बाकी इधर लिखे थे। 2 कॉलम भी चला सकते हैं, एक भी चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कितना बना? 5700। फिर इसके बाद परचेजेस। परचेजेस किधर हैं? डिटेल्स ऑफ परचेजेस। रॉ मटेरियल परचेज्ड है और पैकिंग मटेरियल परचेज्ड है और ट्रांसपोर्टेशन भी है। तो लेकिन ये जो रॉ मटेरियल परचेज्ड है इसमें 17% रिफंडेबल सेल्स टैक्स शामिल है, यानी ये 117 है। तो हमें उस रिफंडेबल के बगैर वाला चाहिए। 60, 500, 117 है ये बगैर सेल्स टैक्स वाला बना। इसमें साथ पैकिंग की परचेज भी मिला लें 20
और साथ ट्रांसपोर्टेशन भी मिला लें 300। रॉ मटेरियल की परचेज भी आ गई, पैकिंग मटेरियल की परचेज भी आ गई और ट्रांसपोर्टेशन भी उसी में ही ऐड होना। और ये 117 वाली बात, ये वो जो आपको परसेंटेजेस सिखाई थी, तो इसमें 17% सेल टैक्स शामिल है। ये 117 है, चूंकि वो रिफंडेबल है तो नहीं उसको शामिल नहीं करना, तो हमें बगैर सेल टैक्स वाली फिगर चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन क्यों की है? परचेजेस की कॉस्ट निकालते हुए नहीं ऐड करते? परचेज प्राइस, ड्यूटीज, टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट इंश्योरेंस, सारा कुछ ना, तो वो ऐड हो गया। कितना आया? 5459। क्लोजिंग रॉ मटेरियल आखिर में दिया हुआ है 7780 और 285 8065। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गई 694। हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल डन। डायरेक्ट लेबर ये किधर है सवाल में? डिटेल ऑफ परचेजेस की 3 लाइनें हो गई डन। डिटेल ऑफ ओवरहेड्स, रेंट, सैलरीज, वेजेस, अदर वेरिएबल, अदर फिक्स, तो ये तो सारे ओवरहेड्स हैं। लेकिन अदर इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है कि पॉइंट नंबर 1 जो ऊपर रेंट लिखा है उसका ब्रेकअप बताए, चलो रेंट का ब्रेकअप बाद में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 जो सैलरीज वेजेस ऊपर लिखी हुई हैं उनका ब्रेकअप बताया हुआ है। जो ऊपर सैलरीज वेजेस लिखी हैं उनके बारे में कहा है कि एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग और एडमिन में अलग अलग बांट लें। मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री, तो जो ऊपर सैलरीज वेजेस लिखी हुई हैं कितनी? 2500। इनमें से फैक्ट्री कितनी है? 60%। क्या लिखा होता 51? ये 2500 में से 60% क्या किया? फैक्ट्री के आगे। इसको बेशक ऐसे समझ लें, 2500 में से 60% शो कर रहा है फैक्ट्री के लोगों की सैलरी वेजेस और 40% ऑफिस के लोग। अब ये जो फैक्ट्री के लोग हैं इनके भी आगे फिर 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फैक्ट्री वाले के साथ स्टेरिक लगा के लिखा हुआ है कि इनमें से 70% डायरेक्ट है। इसका 70% नहीं, इसका 70%, तो इसका 70% डायरेक्ट है और इसका 30% इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट की फिगर निकालेंगे 2500 का 60% का 70%। वन जीरो फाइव जीरो। जी डायरेक्ट लेबर डन। अब क्या चाहिए? एफओएच। फिर वापस सवाल में ऊपर चलते हैं। ऊपर टेबल में डिटेल ऑफ परचेजेस पूरी कर ली, डिटेल ऑफ ओवरहेड्स में सबसे पहली चीज आ गई रेंट। अगर बस सिर्फ इतना ही लिखा होता डिटेल ऑफ ओवरहेड्स रेंट तो ठीक है, ये एफओएच होता।
लेकिन पॉइंट नंबर 1 में इसका ब्रेकअप ये पता चल रहा है कि जो रेंट ऊपर 2700 लिखा नजर आ रहा है, असल में वो 3 टुकड़ों में 2000 फैक्ट्री से रिलेटेड है, 500 वेयर हाउस स्टोर को कहते हैं, 500 स्टोर से रिलेटेड है, और जो 200 है वो हमने सुपरमार्केट्स में शेल्फ्स किराए पे लिए हुए हैं, स्टॉल्स जो लगे होते हैं, वो उनका 200 है। तो जो 200 है वो तो वैसी फैक्ट्री से बाहर की बात है, और जो 500 है उसमें से 40% फिनिश गुड्स के स्टोर का है, वो भी फैक्ट्री से बाहर है। तो फैक्ट्री के अंदर क्या आएगा? एक तो 2000 आएगा और दूसरा 500 का 60% आएगा। तो रेंट में एक आ गया 2000 और एक आ गया 500 का 60%। जी 2300। फिर वापस ऊपर आ गए। रेंट के बाद सैलरीज एंड वेजेस, तो वो मैं आपको ये इधर समझा चुका। एफओएच में क्या आना है इसमें से? ये तो ऑफिस के हैं, ये एफओएच में आना है, यानी 2500 के 60% का 30%। जी 450। हाँ जी, सैलरीज वेजेस डन। चलें फिर वापस ऊपर, डिटेल ऑफ ओवरहेड्स, रेंट डन, सैलरीज वेजेस डन, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स देखें, शायद इनके बारे में भी कुछ कहा हो। पॉइंट 1, पॉइंट 2, जी पॉइंट 2, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कहा है कि 80% फैक्ट्री के हैं, 20% ऑफिस के हैं, तो हमें तो फैक्ट्री वाले चाहिए। कितने का 80%? 5000 का 80%, और उससे भी अगले बता दें कितने? 1500 का 60%, 4000, और अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स 900। फिर वापस टेबल पे ऊपर, खत्म। पॉइंट 1 डन, पॉइंट 2 सारा डन, पॉइंट 3 एफएच इनडायरेक्ट लेबर का 7650। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1950। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बन जाएगी 5344। ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें बताएं जी और क्या पूछना है? इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है आपका, और उस सवाल में एक अच्छी ट्रिकी चीज यही है कि उसमें जो टेबल डाटा में दिया हुआ है, बस उसको समझदारी से समझना है कि वो डाटा किस तरह का है। वो आपका कमाल है, आप इलस्ट्रेशन 6 करके आइएगा। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी पढ़ा था, डन। अब हम नेट रिलायजेबल वैल्यू पे आ गए। इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है बेटे, नेट रिलायजेबल वैल्यू पे आते हैं।
ऐसे ये बता दूं। चले नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे आते हैं। नेट रिलाइजेबल वैल्यू यानी एनआरवी, इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन से क्या लिंक है? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अच्छा, लोअर क्यों है ये मैं आपको उसकी वजह समझाऊंगा, शायद आज शायद कल वजह समझाऊंगा इसकी। पहले आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूं, फार्मूला बना देता हूं, लेकिन जहन में कॉन्सेप्ट ये रख लें कि हम अगर ईयर एंड पे खड़े हैं और हमारे पास स्टॉक मौजूद है, लेट्स से 2000 यूनिट्स, तो इसी की वैल्यू निकालने की बात हो रही है। कंपेयर किसको कर रहे हैं? कॉस्ट और एनआरवी को। जो कॉस्ट है ना वो पास्ट का कॉन्सेप्ट है, और जो एनआरवी है वो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। और जिन्होंने FAR1 पढ़ा हुआ है, सिर्फ उनको, जिन्होंने FAR1 पढ़ा हुआ है, आप इसको कैरिंग अमाउंट और इसको रिकवरेबल अमाउंट तरह की चीज समझ सकते हैं। जैसे IAS 36 में इंपेयरमेंट होती है ना, तो ये कैरिंग अमाउंट की तरह की चीज है और ये रिकवरेबल की तरह का कॉन्सेप्ट है। और जिन्होंने FAR1 नहीं पढ़ा, ये उनके लिए नहीं था, बीप है। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू के लिए पहले इतनी बात याद रखें कि हमने जो कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर करना है, इस ईयर एंड पे पड़े हुए स्टॉक की कॉस्ट पास्ट है कि इसको यहां तक लाने पे कितना खर्चा आएगा, आया था। एनआरवी ये है कि अब से ऑनवर्ड इसको जब बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, माइनस अगर कोई मजीद खर्च होगा तो एनआरवी की कैलकुलेशन में फ्यूचर इस्तेमाल हो रहा है। तो फार्मूले बता देता हूं आपको, एनआरवी हम कैलकुलेट करने के फार्मूले लिख लेते हैं। इधर कर देता हूं। नॉर्मल फिनिश गुड्स जो भी हमारे इस वक्त प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, और फिनिश गुड्स कह रहा हूं तो ट्रेडिंग बिजनेस की भी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की भी बात हो रही है। एनआरवी होगी कि हम कितने का बेच लेंगे, हमें क्या उम्मीद है, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू,
माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल। कितने का बेच लेंगे माइनस बेचने का खर्चा कितना होगा। अच्छा, यहां पर मैं एक बात लिख रहा हूं, उम्मीद है शायद समझ आ जाए सबको। इंक्रीमेंटल नहीं आया समझ। इंक्रीमेंटल का मतलब यह है कि बेचेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो खर्चा नहीं होगा। ये वो वाला खर्चा है, यानी हमारे सेल्समैन की सैलरी नहीं है ये, हमारे सेल ऑफिस का रेंट नहीं है ये। बेचेंगे तो खर्चा होगा, हो सकता है कमीशन हो सकता है कस्टमर को खुद डिलीवर करते हो तो उसकी डिलीवरी कॉस्ट हो सकती है। तो ये वो खर्चा है जो खर्चा करेंगे तो बिकेगा। हम कितने का बेच लेंगे माइनस बेचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल का मतलब होता है कि बेचेंगे तो ये खर्चा होगा, यानी बेचने के लिए ये खर्चा जरूरी है, ना बेचें तो ये नहीं होगा खर्चा। ये इंक्रीमेंटल का मतलब। तो नॉर्मल गुड्स के लिए एनआरवी ये है। अच्छा, हो सकता है गुड्स हमारे पास पड़ी हो लेकिन उनमें कुछ खराबी हो। हमारे पास गुड्स हैं लेकिन डिफेक्टिव है। तो ये दो चीजें तो होंगी ही होंगी, सेल वैल्यू माइनस बेचने पे खर्चा क्या होगा। लेकिन इसमें एक और काम ये हो सकता है, या तो हम इनको खराब खराब ही बेच देंगे तो बस ये एनआरवी हो सकता है इलाज करा के बेचें। तो अगर इलाज करा के बेचेंगे तो फिर तो महंगी बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे माइनस इतना खर्चा करेंगे बेचने के लिए, माइनस इलाज पे भी खर्चा करेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू रिपेयर। कॉन्सेप्ट फिर बता रहा हूं, एनआरवी का कॉन्सेप्ट है कि जो चीजें हमारे पास हैं उनको बेचेंगे फ्यूचर तो कितने का बिकेगा माइनस जो जो खर्चा होगा बेचने पे या इलाज कराने पे। और बेशक हम लोग अभी वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट नहीं पढ़ रहे, लेकिन चूंकि मैं एनआरवी अभी बता रहा हूं तो वर्क इन प्रोसेस की एनआरवी भी अभी बता देता हूं, अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है तो। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है? जो अभी आधी अधूरी चीज मशीन के अंदर ही है, कढ़ाई गोश्त बेचते हैं हम तो भी कढ़ाई के अंदर ही है पका है, वो वर्क इन प्रोसेस है। तो ऐसे ही आधी कढ़ाई उठा के बेच देंगे, हैं? कच्ची तो नहीं बेच सकते ना। तो बेचने के लिए हम बेचेंगे तो पक्की ही, और बेचने के लिए कोई शॉपर शूपर में डालना होगा तो कॉस्ट टू सेल। लेकिन पकेगी तो बेचेंगे ना, अभी तो वर्क इन प्रोसेस है। तो माइनस हमें इसको पकाने पे जो मजीद खर्चा करना पड़ेगा वो भी होगा, उसको कहते हैं कॉस्ट टू कंप्लीट। कॉन्सेप्ट फिर बता रहा हूं इन तीन फार्मूलों के बाद। एनआरवी है कि जो चीज हमारे पास जिस हालत में है वहां से ऑनवर्ड्स फ्यूचर देखना है, अब से ऑनवर्ड्स कितने का बिकेगा माइनस
बेचने के लिए कितना कितना खर्चा और करना होगा, और जो खर्चा हो चुका हुआ है वो कॉस्ट है। एनआरवी कैलकुलेशन में फ्यूचर इस्तेमाल हो रहा है। और कौन सी इन्वेंट्री रहेगी? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की जो एनआरवी होती है ना, वो इतने लंबे रास्ते से नहीं होती, क्योंकि रॉ मटेरियल तो बिकने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी एनआरवी का रास्ता दूसरा है, और वो होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री की एनआरवी होती है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है कि अब खरीदेंगे तो क्या मिलेगा, यानी अब खरीदने जाएंगे तो कितने का मिलेगा। ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है कि अब खरीदेंगे, एक्सपेक्टेड परचेज प्राइस कह लें, एक्सपेक्टेड परचेज कॉस्ट कह लें, तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है इसकी एक्सपेक्टेड परचेज कॉस्ट, कि अब खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा। नहीं, इसीलिए ये रास्ता नहीं लिया ना। रॉ मटेरियल की एनआरवी का रास्ता ही ये है कि मटेरियल अब खरीदे तो कितने का मिलेगा। नोटेड। अच्छा, अब ना आपको एनआरवी कैलकुलेशन के लिए कुछ नसीहतें लिखवा रहा हूं, ये एनआरवी कैलकुलेशन में काम आएंगी बातें, तो आप कह लें कि नसीहतें। एनआरवी कैलकुलेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूं। एनआरवी कैलकुलेशन के लिए कुछ नसीहतें बता रहा हूं, समझा दूंगा, लिख लीजिएगा। कुछ की अंग्रेजी खुद बता दूंगा, कुछ आप पे छोड़ूंगा कि खुद लिखें, उर्दू पंजाबी पश्तो जैसे मर्जी लिखें, समझाता जाता हूं एक एक करके। अच्छा, ये बताने से पहले मैं आपको ना ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि लोअर क्यों। FA1 किस किसने पढ़ा होगा? अच्छा, तो ये बिल्कुल सेम इंपेयरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो बस सब सही है, और अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो एसेट को अगर कैरिंग अमाउंट पे ही रहने दें तो क्या है, आने दें। अपनी औकात से ओवरस्टेट हो रहा होगा तो औकात से बढ़ा के नहीं दिखाना। अच्छा, FA1 ना पढ़े हुए, मैं अभी कर रहा था, आपको कुछ नहीं पता मैं क्या बोल रहा था। जो हम इन्वेंट्री, ये 2000 यूनिट्स लेट से हम खरीद के लाए थे, ये 500 की थी, हमारी जेब से खर्चा 500 हुआ था। एसेट क्यों कहें इसको? क्योंकि अभी हमारे पास है, इसको बेचेंगे तो बेनिफिट मिलेगा ना, तब तक ये हमारा एसेट है। एसेट होता क्या है अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात करें तो, एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिले। डेटर को अगर हम एसेट कह रहे हैं तो क्यों कहते हैं एसेट? क्योंकि उससे पैसे मिलेंगे। अच्छा, अगर 100 का डेटर है और हमें उम्मीद है कि इसमें से 20 नहीं मिलेंगे, तो फिर भी 100 ही रहने दें, 20 को राइट ऑफ कर लेना, क्योंकि एसेट जब हमें पता चल रहा है कि उससे 100 मिलने ही नहीं है, तो फिर हम क्यों उसको 100 एसेट कहेंगे, ऐसी दिल सड़ता रहेगा। तो उसकी औकात ही जब 80 है तो हम उसको 80 पे रखेंगे। तकरीबन कुछ सेम कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री का भी है। इन्वेंट्री हमारा एसेट है, उसकी कॉस्ट जो हमारी जेब से पैसे गए थे 500, फ्यूचर बेनिफिट क्या मिलेंगे जब बिकेगा? जनरली अगर कुछ और मसला नहीं है तो 500 का बिकेगा, 500 से ज्यादा का बिकेगा, 500 से कम का, ज्यादा के बिकेगा। प्रॉफिट कमाने बैठे हैं, मदद करने तो नहीं बैठे, प्रॉफिट कमाना है, तो ये ज्यादा का ही बिकेगा, तभी बिजनेस सर्वाइव करेगा। तो जनरली तो ज्यादा का बिकेगा, लेकिन सस्ता बिक सकता है। क्यों? हो सकता है मार्केट में हालात खराब हो गए, और हो सकता है ये खराब हो गया है, और हो सकता है इससे अच्छा नई टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट आ गया है, इसकी डिमांड ही गिर गई है, और बस ठीक है यही। तो ऐसा नॉर्मली नहीं होना चाहिए
नॉर्मली यही होना चाहिए कि ये ज्यादा का बिके। तो अगर ज्यादा के बिकने की उम्मीद है तो फिर हमें इसको एसेट 500 पे कह देना चाहिए बेफिक्र होकर। लेकिन अगर हमें उम्मीद लग रही है कि इससे 500 तो रिकवर ही नहीं होंगे, इससे हमें रिकवर ही सिर्फ 370 हो सकेंगे, तो फिर हम इस 500 को एसेट नहीं कह सकेंगे, शर्म आ रही होगी एसेट कहते कहते, क्योंकि इससे फ्यूचर बेनिफिट्स ही हमें थोड़े मिलते नजर आ रहे हैं। तो फिर हम इसको 500 का एसेट नहीं कहेंगे, सिर्फ 370 का कहेंगे। और अगर फिर ठीक है 500 पे रहने देंगे, यानी एसेट बुनियादी तौर पे तो हमें कॉस्ट किया हुआ है, तो एसेट तो 500 है। हम एनआरवी निकाल के सिर्फ ये तसल्ली करना चाह रहे होते हैं कि बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो सब अच्छा है, और अगर बेनिफिट्स कम मिलेंगे तो फिर 500 का एसेट कहना मुनासिब नहीं है, हमें इसकी औकात पे इसको शो करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का। यानी ये कोई ऐसा रूल नहीं कि जी इन दोनों में से जो लोअर है वो ले ले, नहीं, बात ये है कि इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे होनी चाहिए। हालात अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हालात अच्छे नहीं है यानी एनआरवी कम है तो फिर इन्वेंट्री को कम कर देना चाहिए। कितने से कम कर दें? 130। इसको राइट डाउन करना भी कहते हैं कि हमने राइट डाउन कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का। अच्छा जी, अब आते हैं नसीहतों पे। पॉइंट 1 पहले समझा रहा हूं, फिर आप उसको लिख लीजिएगा। पहले ये समझ लेना, ईयर एंड पे खड़े हम और हम बेचते हैं 3 तरह के प्रोडक्ट्स, ए, बी और सी, और ये हमें कॉस्ट किए हुए हैं जो ए की इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है वो हमें 40,000 के कॉस्ट किए हुए हैं, जो बी की इन्वेंट्री है वो 70,000 कॉस्ट है, और जो सी की इन्वेंट्री है वो 30,000 कॉस्ट है। और जब इनकी एनआरवी निकाली तो इसकी एनआरवी थी 36,000 और इसकी एनआरवी थी 84,000 और इसकी एनआरवी थी 27,000। तो हमें इन्वेंट्री ईयर एंड पे 140,000 दिखानी चाहिए कि 147,000? ना 140 थे ना 147, क्योंकि हमने ये जो उधर मैंने कहानी सुनाई, मकसद था इन्वेंट्री को उसकी औकात पे रखना। तो अगर मैंने 147 को 140 से कंपेयर किया तो इसकी अच्छाई में उनकी खामी छुप जाएगी। अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो अगर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट सी इनकी वैल्यू गिर चुकी है मार्केट में तो बी के पीछे नहीं छुप सकते। अगर टीम ने हार गया, अब तक नहीं हारा, हार गया ना तो अगर टीम कितना स्कोर किया, कितने पे आउट ऑल आउट हुआ, यानी 200 प्लस कर दिया ना। अच्छा, अब 200 प्लस स्कोर हो गया और वो किया ही 2 बंदों ने हो, तो बाकी सबकी भी तारीफ नहीं हो जाएगी। तो अगर किसी प्रोडक्ट में कुछ अच्छाई है और बाकियों में खामियां हैं, तो अगर हमने 140 और 147 कंपेयर किया तो इसकी अच्छाई में इनकी खामियां छुप रही होंगी, ये फेयर नहीं है। तो हमें ये जो कंपैरिजन करना है ये 140 147 का नहीं करना, ए बी सी तीनों का अलग अलग करना है। 36 70 27 ये सही है। तो इसके लिए क्या लिख लेंगे? लिखें कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी should be made separately for each product। हमें हर प्रोडक्ट के लिए ये अलग अलग करना है, should be made separately for each product। और इसको लिख के ये मिसाल लिख लीजिएगा।
हाँ जी लिखा। अच्छा चलें एक नोट और लिख लें, बाकी फिर कल करते हैं। ये भी पहले समझ लें। प्रोडक्ट ए के यूनिट्स स्टॉक में है 300 और एनआरवी है 40 पर यूनिट और कॉस्ट है, चूंकि फाइफो मेथड था तो 80 यूनिट्स और 220 यूनिट्स, ये हैं 38 वाले और ये हैं 41 वाले, बल्कि 35 चल जी। प्रोडक्ट ए के 300 यूनिट्स हैं, फाइफो मेथड फॉलो हो रहा है तो इसलिए ये 300 ये इन दो टुकड़ों में है, एनआरवी इतनी है और कॉस्ट ये है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी? इनके लिए 35 और इनके लिए 40। ऐसे नहीं, प्रोडक्ट सेम है, ए बस यही है। सब यूनिट्स एक जैसे हैं, सब देखने में भी एक जैसे हैं, तभी तो फाइफो एफओ की जरूरत पड़ रही है। तो हम 35 वर्सेस 40 और 41 वर्सेस 40 नहीं करेंगे, क्योंकि 300 के 300 सब एक जैसे हैं, वो तो मेथड का फर्क है ना। अगर एफ को होता तो फिर तो एक ही आ रहा होता, तो इस मेथड के फर्क की वजह से हम कंपैरिजन नहीं अलग कर लेंगे, तो हम इस सवाल में वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि कॉस्ट 80 इंटू 35 प्लस 220 इंटू 41 क्या बना 11820 और एनआरवी क्या बनी 300 इंटू 40 12,000। तो अगर एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल यूनिट्स हैं, चाहे फाइफो हो चाहे एफको हो, हमने उस प्रोडक्ट के यूनिट्स की टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर करना। अच्छा इसी की अभी लिखने से पहले एक और मिसाल भी देख लें। अगर प्रोडक्ट बी है, उसके यूनिट्स हैं 240 और उसकी एनआरवी है 30 और उसकी कॉस्ट एवको मेथड की वजह से एक ही है 28, तो क्या अब भी लाजमी 240 इंटू 30 240 इंटू 28 करके कंपेयर करें, या अब 28 और 30 के कंपैरिजन से भी काम चल जाए? अब इससे भी चल जाए, ये चीज आपकी अकल पे छोड़ देता हूं, वरना अगर आपको ये चीज मुश्किल लग रही है तो इसमें भी टोटली कंपेयर करें। यहां तो करना ही टोटल है ना, यहां इनके कंपैरिजन से चल जाता काम। तो अगर 30 और 28 को कंपेयर कर लें, 28 इंटू 240, लेकिन अगर आपको ये बात मुश्किल में डाल रही है तो 30 इंटू 240 28 इंटू 240 उनका कंपैरिजन है। तो इस पॉइंट में ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक ही प्रोडक्ट के कुछ यूनिट्स हैं, उनका कंपैरिजन टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी से करना। एक ही प्रोडक्ट के जितने भी यूनिट्स हैं उनमें एनआरवी कॉस्ट का कंपैरिजन टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी से करना है। अभी इससे पिछली वाली बात क्या बताई थी, प्रोडक्ट्स का अलग अलग करना है, उनके ग्रैंड टोटल को नहीं कंपेयर करना। लेकिन एक प्रोडक्ट के अंदर जितने यूनिट्स हैं उनमें हर एक को अलग अलग क्या करेंगे भाई, तो एक प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स हैं उनमें हमने टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरवी कंपेयर करना। ये आप खुद अपने अल्फाज में लिखें, नहीं मैं नहीं लिखवा रहा, आप लिखें, नहीं लिखें। लिखना क्या है, वेरी गुड। क्या समझाया इसमें? देखें, अगर आप अपनी समझी हुई बात अपने आप को ही नहीं समझा सकते तो पेपर में लिख के कैसे एग्जामिनर को समझाएंगे? पहली बात मैंने बताई थी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे कंपैरिजन अलग अलग करना है। अब कह रहा हूं कि अगर एक ही प्रोडक्ट है, उसके ज्यादा यूनिट्स हैं,
तो उन सब की टोटल कॉस्ट और टोटल एनआरबी को कंपेयर करना। भाई आपने अपने अल्फाज में अपने आप को समझाना है। अब आप अपने टैलेंट का अंदाजा कर लें, और फिर जब इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होती तो फिर कहेंगे इंटरव्यू तो बड़ा अच्छा हुआ था। चल ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।